नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अब डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है, इसका नाम है मीनिंग, स्कोप, रेलेवेंस एंड इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल साइंस। तो बहुत बेसिक सा चैप्टर, इंट्रोडक्शन मेनली इसमें दिया गया है। और पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लीजिएगा, बाकी के जो वीडियोज हैं इसी में आएंगे और सारे की सारी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो पहले सोशल साइंस का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। रिलेशनशिप पढ़ेंगे, लोगों में किस तरीके से रिलेशनशिप होता है। इंस्टीट्यूशंस, इन्वायरमेंट जो होता है उससे रिलेटेड बातें देखेंगे इसमें। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव टुगेदर, तो हम लोग ये पढ़ेंगे, ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि लोग जो है वो साथ में कैसे रहते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं अपने आप को, मतलब एक दूसरे के साथ में किस तरीके से वो प्रेम व्यवहार के साथ रहते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। शेयर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सॉल्व कॉमन डेली प्रॉब्लम, जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली प्रॉब्लम्स होती है, तो उस तरीके से किसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग सोशल साइंस में देखते हैं। डेफिनेशंस है जो कुछ स्कॉलर्स ने दिए, जैसे जेम्स हाई ने क्या कहा, सोशल साइंस स्टडीज द म्यूचुअल एक्शन ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल फैक्टर दैट क्रिएट सोशल रिलेशंस। तो इन्होंने मेनली कहा है कि जो सोशल साइंस होती है उसमें हम लोग म्यूचुअल एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और किस चीज़ का म्यूचुअल एक्शन, फिजिकल और नॉन फिजिकल फैक्टर्स का जो म्यूचुअल एक्शन है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। चार्ल्स बियर्ड ने क्या कहा, इन्होंने कहा इट इज बॉडी ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू ह्यूमन अफेयर्स। तो इन्होंने कहा मतलब कि इन्होंने मेनली ये कहा है कि ये ह्यूमन अफेयर्स से रिलेटेड है, डिफरेंट फ्रॉम द स्टडी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, जो साइंस में चीजें पढ़ते हैं, उससे ये अलग है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। मेन फीचर्स क्या है सोशल साइंस के, इसको देख लेते हैं। तो इसमें पहली चीज तो ये है कि स्टडीज ह्यूमन रिलेशनशिप और सोसाइटी, दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर मेनली। एक ह्यूमन रिलेशनशिप पढ़ेंगे और सोसाइटी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। सेकंड क्या दिया गया, यूज एविडेंस, इंक्वायरी एंड रीजनिंग इंस्टेड ऑफ एजम्पशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल साइंस में कोई भी चीज बोली गई वो ऐसे ही एज्यूम करके नहीं बोल दी गई है। उसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस होगा, कोई ना कोई इंक्वायरी करी गई होगी, रीजनिंग करी गई होगी, तब उसको बताया गया है। एग्जामिन्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल इश्यूज, तो जो हमारे आसपास सोशल इश्यूज हैं, जैसे डाउरी है, ठीक है, कास्टिज्म है, तो ये सब सोशल इश्यूज हैं। डिस्क्रिमिनेशन है अलग अलग तरीके से, तो इसके कॉजेस पढ़ते हैं और साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंस क्या इसका होगा वो हम लोग पढ़ते हैं, इसका इसका असर कैसे पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको पढ़ते हैं। इनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप और अवेयरनेस, तो अवेयरनेस इंक्रीज करेगा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बनाएगा हम लोग को। अब हम लोग देखेंगे टू मेन एरियाज ऑफ स्टडी। तो हम लोग मेनली दो एरियाज यहाँ पर देखेंगे सोशल साइंस में। पहला जो एरिया है उसमें पीपल और रिलेशनशिप के बारे में बताई जाएगी, बातें पढ़ेंगे हम लोग। जैसे फैमिली लाइफ क्या होती है, कम्युनिटी लाइफ लिविंग किस तरीके से होती है, कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सोशल कस्टम्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सब भी इसमें देखने को मिलेगा। सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस में क्या देखने को मिलेगा, जैसे गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, फंक्शनिंग क्या होती है। जो कोर्ट्स होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ये किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं। लॉ क्या होता है, स्कूल्स क्या होते हैं, मार्केट, बैंक्स, मतलब इकोनॉमी की बात होगी इसमें। पब्लिक सर्विसेज क्या होती हैं वो हम लोग इसमें देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है सोशल साइंस की, तो मेनली हेल्प क्यों, किस तरीके से हेल्प करता है। तो अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर, तो पहली चीज तो है कि सोसाइटी को समझने में हेल्प करता है, ह्यूमन बिहेवियर को समझने में ये हेल्प करता है। रिकॉग्नाइज फेयरनेस एंड इनइक्वालिटी, तो रिकॉग्नाइज करता है कहीं अगर कोई फेयरनेस, फेयर तरीके से चीजें हो रही हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, कहीं इनइक्वालिटी हो रही है तो उसको दिखाएगा, ठीक है। कनेक्ट ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स, तो जो भी हमारे आसपास प्रॉब्लम्स हैं तो उसके कॉजेज यही होते हैं। या तो ज्योग्राफिकल कॉज होंगे, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर क्यों नहीं हो रहा है, हो सकता है वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो, ठीक है, हो सकता है सॉइल वहाँ की खराब हो, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल कॉज हो जाएंगे। पॉलिटिकल कॉज हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम का, हिस्टोरिकल रीजंस हो सकते हैं, कॉलोनियल जो लेगेसी हमारी रही है, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने राज किया है गलत तरीके से, वो रह सकता है उसमें कॉज। इकोनॉमिक कॉजेज रह सकते हैं, ठीक है। बिकम इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम लोग इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं इससे। आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ सोशल साइंस। अब इसका स्कोप क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्कोप जो है बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बिकॉज इट स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी, क्योंकि इसमें हम लोग ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड सारे के सारे एस्पेक्ट पढ़ते हैं। जैसे क्या क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, गवर्नेंस पढ़ेंगे, कल्चर और हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सारे स्कोप जो है वो ज़्यादातर इसमें आ गए। अब डिसिप्लिन्स क्या है, क्या क्या हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं सोशल साइंस में।
पहला ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में मेनली हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, क्लाइमेट देखने को मिलेगा, लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है हमको अर्थ पे दिखाई पड़ते हैं। जैसे माउंटेन्स दिखाई पड़ेगा आपको, प्लेट्यू दिखाई पड़ेगा, रिवर्स दिखाई पड़ेंगी, ओशन दिखाई पड़ेगा, तो सब लैंड फॉर्म्स हैं। फॉरेस्ट और रिसोर्सेज को देखेंगे, इसमें पॉपुलेशन देखेंगे हम लोग किस तरीके से, अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या है, किस तरीके से है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है ज्योग्राफी का, तो मेनली हम लोग फिजिकल कंडीशंस जो है, जो फिजिकल कंडीशंस ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद हेल्प अंडरस्टैंड फ्लड्स, तो किस तरीके से फ्लड आता है, कैसे फ्लड आता है, ड्रॉट क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और किस तरीके से ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर रहा है वो सब भी हम लोग देखेंगे। प्रमोट्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और इसी से हम लोग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में जान पाएंगे। अब हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होती है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री स्टडीज दी पास्ट, तो मेनली पास्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और किस तरीके से सोसाइटी चेंज हुई है टाइम के साथ में, वो हम लोग इसमें देखते हैं। टॉपिक्स क्या क्या देखेंगे, तो सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट देखेंगे, फ्रीडम मूवमेंट देखेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से आज़ादी मिली, ठीक है। इसके बाद राइज एंड फॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बढ़े फिर वो गिर गए। जैसे एक लीग ऑफ नेशन आप पढ़ेंगे, जो लीग ऑफ नेशन था ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गया तो इसको फिर खत्म कर दिया गया, यूएन बना दिया गया। फिर बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। हेल्प्स अंडरस्टैंड प्रेजेंट डे इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तो जो प्रेजेंट डे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आज के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। टीचर्स रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड कल्चरल हेरिटेज, तो जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसके लिए एक रिस्पेक्ट हम लोग को सीखने को यहाँ पर मिलती है। पॉलिटिकल साइंस में आएंगे तो यहाँ पर हम लोग गवर्नेंस देखेंगे, लॉ देखेंगे, राइट्स और सिटीजनशिप के बारे में सीखेंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब पार्लियामेंट क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। डेमोक्रेसी क्या होती है ये देखेंगे। राइट और ड्यूटीज जो है हमको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो दिए गए हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमको फॉलो करनी चाहिए वो हम लोग देखेंगे। इलेक्शन क्या होता है, किस तरीके से लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, क्योंकि इससे अवेयरनेस मिलेगी, हम लोग एक अच्छे सिटीजन बन पाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट हो पाएगी हम लोग के अंदर। इक्वालिटी हम लोग को पता चलेगी क्या होता है, जस्टिस पता चलेगा, गवर्नेंस पता चलेगा, गुड गवर्नेंस पता चलेगा किस तरीके से आता है। पार्टिसिपेशन को इंकरेज करता है कि कैसे पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा सकता है डेमोक्रेसी में, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइड अनलिमिटेड वांट्स। देखिए हमारी वांट्स जो है, हमारी ज़रूरतें अनलिमिटेड हैं, लेकिन उन अनलिमिटेड ज़रूरतों को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। लेकिन सारी तो ज़रूरतें सेटिस्फाई हो नहीं सकती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन हमारी वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, तो किस तरीके से दोनों को बैलेंस किया जाए, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग इसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन देखेंगे क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट बहुत ही बड़ी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मार्केट क्या होते हैं, प्राइजेस क्या होती हैं, पॉवर्टी और डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे इसमें। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, तो मेनली ये लिवलीहुड के बारे में हम लोग को कुछ सिखाएगा, नई बातें, इकोनॉमिक डिसीजंस लेना सिखाएगा। हाईलाइट्स द नीड फॉर इक्विटी एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज, तो हम लोग को ये बताता है कि क्या इक्विटी क्या होती है, फेयर अपॉर्चुनिटी क्या होती है, और क्यों ये जरूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। अब मान लीजिए आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, एक इतना लंबा बच्चा है, और एक बीच मिडिल बच्चा है, और मान लीजिए इनको ये रेलिंग को पार करके देखना है, और मान लीजिए हमारे पास में 6 ईंटें प्रेजेंट हैं। तो क्या करेंगे हम, एक ईंटा इसको दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी सर यहाँ तक पहुंच जाएगा, आसानी से सामने जो प्लेयर खेल रहे होंगे उसको देख सकता है। लेकिन जो सबसे छोटा था उसको कितने देने पड़ जाएंगे, 4 ईंटें मान के चलिए इसको 3 ईंटें देने पड़ेंगे। तो 3 ईंटें देंगे तब इसका सर यहाँ पहुंचेगा, और इस वाले कितने देने पड़ेंगे, 2 देने पड़ेंगे, तब इसका सर यहाँ तक पहुंचेगा। तो इसको कहते हैं इक्विटी। तो ये इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी का मतलब होता है अगर तीनों को दो दो ईंटें दे देते तो वो इक्वालिटी होती। लेकिन अगर तीनों को दो दो ईंटें दे देते तब भी ये मैच ना देख पाता, लेकिन ये और ये मैच देख लेते, तो वो अच्छी चीज नहीं है। इक्विटी का मतलब ये है कि तीनों लोग को अपॉर्चुनिटी अच्छी
मिल गई है, जिससे वो तीनों लोग कोई काम अच्छे से कर पा रहे हैं। रेलिवेंस क्या है सोशल साइंस की, उसको देख लेते हैं। तो इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू डेली लाइफ, तो ये हमारे डेली लाइफ से कनेक्टेड है। हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सोसाइटी, सोसाइटी को समझने में हेल्प करेगी। इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, गवर्नेंस को समझने में हेल्प करेगी। सोशल साइंस एंड सोसाइटी, तो सोशल साइंस जो है सोसाइटी से कैसे जुड़ी हुई है, तो मेनली हम लोग को डाइवर्सिटी समझाती है। जैसे आपको पता होगा हमारे कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे रिलीजन है, कस्टम्स बहुत ही ज़्यादा हैं, तो ये हम लोग को समझाने का काम सोशल साइंस करती है। इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिव ग्रोथ और यूनिटी को प्रमोट करने का काम भी सोशल साइंस करेगा। ठीक है। हेल्प्स आइडेंटिफाई डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। देखिए, अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो पहले आपको डिस्क्रिमिनेशन पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, और इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ किस किस जगह पे प्रेजेंट है, किस किस कैटेगरी में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो ये इसको एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सोशल साइंस के थ्रू ही एंड किया जा सकता है। सोशल साइंस और एनवायरनमेंट, अब आपको पता होगा, शो हाउ ह्यूमन डिपेंड ऑन नेचर, तो ह्यूमन बींग्स किस तरीके से नेचर पे डिपेंड करते हैं वो हम लोग देखेंगे। जो हमारे आसपास इन्वायरमेंटल इश्यूज आज आ गए हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, पोल्यूशन है, उसको देखेंगे, बहुत बड़ी समस्या है। इनकरेजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनकरेज करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि आज की जो पीढ़ी है उसकी नीड्स भी फुलफिल हो जाएगी, और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहेंगे। सोशल साइंस एंड इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में किस तरीके से हम लोग को इसे पढ़ना है, तो हेल्प्स अंडरस्टैंड इनकम, एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं। माइग्रेशन पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है। शोज द डेवलपमेंट शुड इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ, डिग्निटी, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डेवलपमेंट की बात होगी तो डेवलपमेंट में एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब लोगों के अंदर एजुकेशन बढ़नी चाहिए। हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ मतलब हेल्थ वाइज अच्छे होने चाहिए सब। ठीक है। प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हेल्थ का। डिग्निटी होनी चाहिए, अब ये नहीं कि डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन गलत तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, ये भी नहीं जरूरी है। ठीक है। सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं सोशल साइंस और गवर्नेंस, गवर्नेंस में किस तरीके से इसका रोल होता है। तो देखिए, ये बताता है मेनली गवर्नमेंट किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करती है, ये हम लोग यहाँ से सीखेंगे। क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ से हम लोग को अवेयरनेस क्रिएट होगी हम लोग के अंदर, डेमोक्रेसी को लेके अकाउंटेबिलिटी पता चलेगी कि किसकी किस चीज़ में अकाउंटेबिलिटी है, मतलब कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी बॉडी क्या करती है और किस चीज़ के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के प्रति बनती है। हेल्प सिटीजन पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम, जो हमारे आसपास लोकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए भी सिटीजन को हेल्प करता है सोशल साइंस। इंटरकनेक्शन ऑफ डिसिप्लिन, कैसे एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड हैं सारे के सारे डिसिप्लिन। जैसे मान लीजिए किसी भी सिटी में फ्लड आया, बाढ़ आ गई, तो ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है, तो रेनफॉल हुई होगी, या ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है चोक हो गया हो तो बाढ़ आई हो। ठीक है। फ्लड आया हो। हिस्टोरिकल हो सकता है, जो सिटी का पैटर्न है, डेवलपमेंट पैटर्न वही खराब बनाया गया जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है। इकोनॉमिक में कैसे देखेंगे, इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे कि लिवलीहुड सबका खराब हो जाएगा, मतलब हो सकता है घर गिर जाए, हो सकता है जो दुकान है उसके अंदर पानी भर जाए, सारा सामान खराब हो जाए, या लाइफ चली जाए लोगों की, तो ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में क्या देखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट और गवर्नमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है उस डिजास्टर को लेके, वो हम लोग इसमें देखेंगे। गाइडिंग वैल्यूज क्या होती है सोशल साइंस में, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सोशल साइंस डेवलप इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, देखिए जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गई, लिबर्टी हो गई, फ्रैटर्निटी हो गई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडिंग वैल्यूज है जो सोशल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो डाइवर्सिटी अलग अलग तरीके से हो सकती है। डाइवर्सिटी का मतलब है रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। देखिए, डिफरेंसेस तो हैं, जैसे अगर आप इंडिया को ही देखें तो नॉर्थ इंडिया अलग तरीके के लोग रहते हैं, साउथ इंडिया में अलग लैंग्वेज है, अलग फूड कल्चर है, अलग कल्चर ही पूरा अलग है। ठीक है। लैंग्वेज अलग है, रिलीजन हो सकता है अलग हो, कुछ लोगों का रिलीजन सेम हो। लैंग्वेज अलग है, फूड अलग है, कपड़े अलग हैं। ठीक है। रहन सहन सबका अलग है, ट्रेडिशन सबकी अलग है, तो इसको समझना और दूसरों के कल्चर की रिस्पेक्ट करना, इसी को क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है। तो डिफरेंसेस जो है उसको रिस्पेक्ट करना ही क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। याद रखिएगा, इसको रिस्पेक्ट करना है। डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि होता है डिफरेंस, डिफरेंस है भी, और डिफरेंस को एक्सेप्ट करना है और रिस्पेक्ट भी करना है। ये डिफरेंस लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकता है,
रिलीजन से लैंग्वेज, रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है, कल्चर, रीजन, जेंडर या ऑक्यूपेशन, इन सब से रिलेटेड हो सकता है। अब जेंडर सबसे बड़ा आज का मुद्दा है, क्योंकि आपको पता होगा मेल फीमेल के अलावा एक थर्ड जेंडर जो है बहुत ज्यादा अपनी वॉइस रख रहा है और डिमांड कर रहा है राइट्स की। तो ये भी हम लोग को रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, इनकी भी। इंपॉर्टेंस क्या है? स्ट्रेंथन सोशल हार्मनी, तो ये कंट्री में सोशल हार्मनी को बना के रखेगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है, सिंपल सी बात है। प्रिवेंट्स स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस। अब देखिए लोग क्या होते हैं, जो पहले की विचारधारा चलती आ रही है गलत तरीके की, वो खत्म होती है। तो सोशल साइंस अगर आप पढ़ते हैं तो जो पुरानी विचारधारा, ऐसी घिसी पिटी हुई जो विचारधारा है जो गलत बातें बताती हैं, उससे हम लोग दूर हो पाते हैं। इंक्लूसिविटी क्या होता है? इंक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर एवरीवन, तो सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इंक्लूसिविटी में ये चीज बताई गई है। एग्जाम्पल क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन स्कूल्स, तो स्कूल में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ का हो, कहीं का भी हो। फैसिलिटीज मिलनी चाहिए डिसेबल्ड पर्सन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे लोग डिसेबल्ड बचपन से भी होते हैं, कुछ बाद में भी हो जाते हैं, तो उनको भी प्रॉपर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तो ये भी इंक्लूसिविटी का एक पार्ट है। सेफ पब्लिक सर्विसेज फॉर ऑल, तो पब्लिक सर्विसेज सभी के लिए होनी चाहिए और सेफ्टी होनी चाहिए वहां पर, खासकर महिलाओं की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या है? रिमूव डिस्क्रिमिनेशन एंड बैरियर्स, तो बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? सपोर्ट्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, मतलब प्रेजेंट जनरेशंस की भी जो भी डिमांड्स है वो फुलफिल हो जाए, और एक्सेस में इतनी ना डिमांड्स हो कि रिसोर्सेज ही खत्म हो जाए, कि मतलब वो रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। जैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्राउंड वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब किस में आ जाएंगे? सस्टेनेबिलिटी में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है? इससे डेवलपमेंट बैलेंस हो जाएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होगा, मतलब डेवलपमेंट भी हो जाएगी और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होता रहेगा। ये केवल नहीं करना है कि डेवलपमेंट करे पड़े और इन्वायरमेंट को खत्म करके रख दिया, जो आज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि डेवलपमेंट तो हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन इन्वायरमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पेड़ लगा दिया था, उस पर कोई पानी नहीं डाला था, पेड़ मर जाता है। ठीक है। सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म वेलबींग, तो लॉन्ग टर्म वेलबींग को भी ये सपोर्ट करता है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी अभी हमने आपको समझा ही दिया था, फेयरनेस इन अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम्स। ठीक। जैसे स्कॉलरशिप दी गई पुअर स्टूडेंट्स को, क्योंकि पुअर स्टूडेंट है तो उसके पास पैसे नहीं होंगे कि वो एडमिशन ले सके, तो उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी गई। डिसेबल्ड चिल्ड्रन को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। रिमोट एरियाज, जो ग्राउंड के जो गांव के एरियाज होते हैं वहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही है, तो ये सब इक्विटी के एग्जांपल्स हैं। इससे मेनली इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी और साथ ही साथ डिग्निटी और जस्टिस जो है सभी लोगों में इंश्योर कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, अब इंडियन पर्सपेक्टिव में सोशल साइंस को अगर देखा जाए तो किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तो इंडिया में अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो यूनिक ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है बाकायदा एक प्रॉपर, डाइवर्सिटी यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इकोनॉमी है, गवर्नेंस है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस, रिलीजन बहुत सारे हैं, कल्चर भी सबके अलग अलग है ज़्यादातर लोगों के। इसके बाद ट्रेडिशंस भी अगर आप देखेंगे, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, नॉर्थ में ट्रेडिशंस अलग तरीके के हैं, साउथ में ट्रेडिशंस अलग तरीके के हैं, नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडिशंस अलग तरीके के हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेडिशंस भी देखेंगे तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। सोशल साइंस हेल्प प्रोटेक्ट इक्वालिटी एंड डिग्निटी इन सच डाइवर्स सोसाइटी, तो डाइवर्स सोसाइटी है तो इस डाइवर्स सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करना, डिग्निटी को मेंटेन करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम लोग को सोशल साइंस जिस चीज़ में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एज गाइडिंग फ्रेमवर्क। अब आपको पता होगा इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके हिसाब से ही पूरा भारत कहीं ना कहीं चल रहा है। ये क्या प्रमोट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस को प्रमोट करता है, लिबर्टी को प्रमोट करता है। लिबर्टी का मतलब आप समझ सकते हैं एक तरीके से फ्रीडम। ठीक है। हम लोग के पास जो फ्रीडम बहुत सारी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लिबर्टी को प्रमोट करता है। इसके बाद इक्वालिटी को प्रमोट करता है। ठीक है। और फ्रेटर्निटी को, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा जो होता है उसको प्रमोट करता है। इट गाइड्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पब्लिक लाइफ, तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और पब्लिक लाइफ को गाइड करता है। साइंटिफिक टेम्पर की बात करी जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा
हम लोग के अंदर इंक्वायरी वाली चीजें होनी चाहिए। मतलब कोई भी चीज अगर सामने घट रही है या हो रही है तो वो क्यों हो रही है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, जिसको क्यूरियोसिटी कहते हैं, जानने की इच्छा होनी चाहिए। अब जैसे किसी ने कहा बिल्ली रास्ता काट गई, उसको मत क्रॉस करिए, तो ऐसा क्यों कहा किसी ने, और कर रहे हैं तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में अगर आप जान समझ रहे हैं, इसी को साइंटिफिक टेम्पर कहा जाता है। मतलब कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसका साइंटिफिक आंसर देखिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया गया किसी ने तो आपने मान लिया। रूमर्स को डिस्करेज करना है, स्टीरियोटाइप्स को डिस्करेज करना है। हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलोनियल रूल शेप्ड इंस्टीट्यूशंस एंड इनइक्वालिटीज। देखिए कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस, जो कॉलोनियल रूल था, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस तो बनाए, जैसे रेलवेज बनाया, पोस्ट ऑफिसेज बनाए, लेकिन दूसरी तरफ क्या किया, इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी। फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जिसकी वजह से राइट्स प्रमोट किए गए, डेमोक्रेसी को प्रमोट किया गया, तो ये भी हम लोग देखेंगे। गवर्नेंस इन इंडिया, इसमें हम लोग लोकल गवर्नेंस, जैसे पंचायती राज जो होता है। स्टेट गवर्नेंस में जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जो होता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है, हेड होता है। नेशनल गवर्नमेंट में अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। पंचायती राज क्या प्रमोट करता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेशन को ये प्रमोट करता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल लिवलीहुड, इन्वायरमेंट एंड लिवलीहुड के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। जैसे मॉनसून्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, रिवर इन्फ्लुएंस लिवलीहुड, किस तरीके से रिवर जो है वो लोगों की लिवलीहुड को इन्फ्लुएंस करता है, वो पढ़ेंगे। इसके बाद इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं, जो पुअर कम्युनिटीज को बहुत ज्यादा सीवियरली इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी, हीट वेव आई। अब हीट वेव आने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी, अमीरों को होगी कि गरीबों को होगी? तो पुअर को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ना पंखा है, ना कूलर है, ना एसी है। लेकिन जो रिच है, अब हीट वेव चाहे जितनी भी आ जाए, वो तो बढ़िया एसी चला के बढ़िया आराम से सोएगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। बाहर जाना होगा कार से जाएगा, कार में भी एसी है। दूर जाना होगा हवाई जहाज से जाएगा, उसमें भी एसी है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये गरीब है, इसको कहीं दूर भी जाना होगा, वो सेकंड क्लास बोगी में ही जाएगा, वो भी जनरल कोच में, ट्रेन के। तो वहां पे बहुत ज्यादा सड़न प्लस भीड़, मतलब एक तरीके से डिवीजन बहुत बड़ा हो गया है। तो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, और ये खासकर जो पुअर कम्युनिटीज होती है उनको बहुत ही सीवियरली इफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक लाइफ और डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। जैसे पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर, लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इन सब में काम करते हैं। डेवलपमेंट शुड बेनिफिट ऑल सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी। तो अगर डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी कंट्री में, तो डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों का ही डेवलपमेंट हो रहा है, पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए। उसमें जितने लोग रह रहे हैं सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये इंश्योर करना सरकार का काम होता है। तो ये पूरा नोट्स था। इसके अलावा एमसीक्यूज और जो भी आगे के वीडियोस रहेंगे वो इसी प्लेलिस्ट में आएंगे। प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा और अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।